क्लास के बाद। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. हाँ बच्चे। Looking good in jacket. Yes, yes. सर आज बहुत ठंडी लग रही है क्या आपको? आज अचानक से ठंडी बढ़ गई, यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है। सर तो बचपन से स्मार्ट है। क्या क्या? सर आज आप बहुत लग रहा है क्या? है ना? क्या बोल रहे हो? बोलो। मतलब आप तो बचपन से ही स्मार्ट हो। अरे आप बचपन से देख लिए होंगे सर को बचपन से जानता है दुर्गेश। मजे मतलब मेरे स्मार्ट तो सब लोग उस टाइम पे पता नहीं कहाँ था यार, ये भी तू भी ना। हाँ, और सच्चाई ये है कि ना हमेशा स्मार्टनेस देखने वाले की नजर में होती है। मेरा एक दोस्त है, बहुत काला सा भूत सा, लोग बोलते हैं कैसा दिखता है, लेकिन वो मेरा मतलब बेस्ट बडी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्किन कलर कैसा है, वो दिखता कैसा है। यदि मन से अच्छा है तो उससे स्मार्ट कोई नहीं। यस सर। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड काला है। Absolutely right. अभी मैं किसी आदमी को ऐसे ही मतलब बहुत किसी से बैड बिहेव करूं और बहुत ही बुरी तरीके से पीट के आ जाऊं, उसको ऐसे जबरदस्ती लड़ाई करूं, तुमको बहुत उल्टा पुल्टा बोलूं, तो क्या तुम मुझे बोलोगे कि सर आप अच्छे हो, स्मार्ट हो ऐसा? तो रियल जो ब्यूटी होती है वो तुम्हारे देखने वाले की नजर में होती है। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसमें डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। हाँ बच्चे बोलो, क्या डाउट है? सर प्रोटिस्टा में हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो रहती है ना सर? प्रोटिस्टा में सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट की बात की थी मैंने, डायटम्स में तो होगा। सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स जो उनको ही हम मीसोकैरियोटिक बोल रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट में नहीं होगा हिस्टोन, बाकियों में तो होगा, है ना? ध्यान रखना, सारे प्रोटिस्टा को मीसोकैरियोटिक नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ किसको बोल रहे हैं? डायनोफ्लैजिलेट को मीसोकैरियोटिक बोल रहे हैं। ठीक है सर, हिस्टोन प्रोटीन बोल रहा था। हिस्टोन प्रोटीन सर। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा हूँ बच्चे। हिस्टोन प्रोटीन उसमें यूकेरियोट में नहीं होता है और मीसोकैरियोट में नहीं होता है। मीसोकैरियोट कौन है? मीसोकैरियोट है डायनोफ्लैजिलेट्स, नॉट अदर प्रोटीन। बोलेंगे माइक ऑफ कर लो प्लीज, बाकी लोग। ठीक है, और भी कुछ पूछना है क्या? सर मीसोकैरियोट कैसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे? मीसोकैरियोट वो होगा जिसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उससे हम मीसोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है। प्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है? प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर की सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं। मींस उनके पास फ्लैजिला या सीलिया जैसी स्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक्टिवली स्विम कर पाए, तो पैसिवली चुपचाप से उसके ऊपर क्या करते रहते हैं? पड़े रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और जो वेव होगी उसके साथ ही वो फ्लो करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। और यदि वो प्लांट है मतलब फोटोसिंथेटिक है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अदरवाइज उसे हम एनिमल है तो जूप्लैंक्टॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, डायटम इज फाइटोप्लैंक्टन। प्रियंका जय माता दी। क्या बात है प्रियंका? बोलो जय माता दी। सर बोलने बोला ना तो मैं बोल दी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जय माता दी। चलो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूबिलिना के बारे में पढ़ेंगे। यूबिलिना यूबिलिनॉइड्स, अगेन यहाँ पर डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन का नाम क्या हो जाएगा? फाइटा लिख जाएगा ना, यूबिलिनोफाइटा। डिवीजन में क्या लिखा जाता है? सफिक्स फाइटा।
तो यूग्लिनोफाइटा। और यदि क्लास की बात करें, क्लास में क्या सफिक्स लगता है बताओ? क्या? फाइसी लगता है। एलपी वगैरह में मोस्टली इनका देखते हैं फाइसी लगता है, तो क्लास यूग्लिनोफाइसी। नाउ यूग्लिनोइड्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हें हम एनिमल और प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एनिमल जैसे होंगे, कुछ कैरेक्टर जो है वो प्लांट जैसे होंगे। यूग्लिनोइड्स आर connecting link between animal and plant। इसके अंदर एनिमल जैसे कैरेक्टर क्या होते हैं? एनिमल जैसे कैरेक्टर क्या होते हैं यूग्लिना के अंदर? सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? सेल वॉल एब्सेंट होता है यूग्लिना के अंदर, और सेल वॉल का एब्सेंट होना किसका कैरेक्टर है? एनिमल लाइक कैरेक्टर है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर? इनके अंदर पेरिकल। पेरिकल प्रोटीन का बना होता है सर। लाइपोप्रोटीन और मेनली प्रोटीन होता है, उसका बना होता है। एंड प्लांट्स के अंदर हम प्लांट लाइक फीचर क्या देखते हैं? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना एनिमल का कैरेक्टर है। तो इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक। यस, न्यूट्रिशन जो है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, मिश्रित प्रकार का होता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब जब लाइट होगा तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लाइट नहीं होगा तो होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करेगा। फोटोसिंथेसिस in light and phagotrophic or saprophytic in absence of light। तो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए हम इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण शो करते हैं। जब प्रकाश उपस्थित होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके स्वपोषी प्रकार का पोषण दर्शाएंगे, और यदि प्रकाश अनुपस्थित है तो उस स्थिति में होलोजोइक यानी जंतु संपोषण या सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी प्रकार का पोषण जो है वो प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है सबको? यूग्लिनोइड के बारे में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पादप और जंतुओं के बीच में योजक कड़ी है, कनेक्टिंग यस सर। दोनों के कैरेक्टर्स। सर साइड प्लीज, सर साइड पे स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ बच्चे? हेलो सर। सर न्यूट्रिशन के एक बार और बताइए ना। इनका पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है वो मिक्सोट्रॉपिक प्रकार टाइप का होता है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है प्लांट और एनिमल दोनों टाइप का न्यूट्रिशन। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए जब लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, पर यदि लाइट नहीं है तो उस केस में होलोजोइक यानी जंतु समान पोषण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है। हैबिटेट कहां पे मिलते हैं यूग्लिनोइड्स? हैबिटेट क्या है? आवास क्या है? आवास इक्वेटिक मोस्टली इन फ्रेश वाटर। मोस्टली कहां पर होता है? फ्रेश वाटर के अंदर होता है। और मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, नम भूमि जो होती है वहां पर भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के आवास में यूग्लिनोइड पाया जाता है। और यूग्लिनोइड के अंदर मोस्टली हम देखते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अभी देखते हैं संरचना यूग्लिनोइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सर हैबिटेट एक बार और बताइए ना। आवास, हैबिटेट का मतलब आवास। यूग्लिना कहां पर मिलेंगे? मोस्टली जलीय आवास में मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे। और वो भी समुद्र में कि स्वच्छ जल में मिलते हैं, फ्रेश वाटर। ओके, अब देखो इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देखो कैसा दिखता है। स्पिंडल शेप का होता है या फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। टर्कू आकार। टर्कू आकार मतलब क्या? टर्कू आकार मतलब एंड पर से पतला और बीच में से मोटा, ऐसा कोई शेप होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप।
अब एक एंड जो है बच्चों, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर ओपनिंग होती है, इसका मुंह होता है, ऐसा समझिए। ये वाला एंड जो है यहाँ पर क्या है, इसका मुंह को बोलते हैं साइटोस्टोम। और एक ट्यूब जैसी, इसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स, और उसके थ्रू ये ओपन होता है रिजर्वायर के अंदर, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ठीक नीचे सेल वॉल एब्सेंट है, बट यहाँ पर लाइपोप्रोटीन की एक लेयर होती है। लाइपोप्रोटीनेसिस लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, मेनली प्रोटीन की एक लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते थे, जिसे बोलते थे पेलिकल। और पेलिकल जो है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं। और ये जो पेलिकल होता है बच्चों, ये ऑब्लिक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से ऑब्लिक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। ये ऑब्लिक स्ट्रिप यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो ये चौक है, अब इस चौक के ऊपर मैं टेप लपेट दूं, ऐसे करके टेप लपेट दूं, तो क्या हो जाएगा, एक इसके ऊपर कवरिंग बन जाएगी, किस टाइप की, इस टाइप की, सीधे ग्रुप से ऐसे घूम के, तो उस टाइप की कवरिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो इनको डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिखाएंगे, इसका प्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसके ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेलिकल। पेलिकल किसका बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन मेनली प्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और ऑब्लिक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं मायोनिन्स। ऑब्लिक स्ट्रिप ऑफ पेलिकल इज नोन एज मायोनिन्स। अब यदि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ध्यान देना, तो फ्लैजिला दो टाइप का होता है। जो यूग्लिनर्ड्स होते हैं उसके अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला की दो फ्लैजिला, बताओ। पुराना वाला ये दो हाँ, फ्लैश दो होते हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी यदि पढ़ रहे होगे, उसका डायग्राम देखा होगा, तो उसमें एक ही फ्लैजिला दिखता है। बट नई वाली एनसीईआरटी यदि तुम पढ़ रहे हो तो उसमें देखना दो फ्लैजिला बनाए हुए, तो इसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये फ्लैजिला भी कैसा होता है, ध्यान से देखो कि फ्लैजिला जो है वो कुछ इस तरीके का, तो एक पॉइंट से फ्लैजिला जो है वो बाइफरकेट हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, और अलग अलग बेसल बॉडी के थ्रू अटैच होता है रिजर्वायर के थ्रू, कुछ इस तरह। कैसा है फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है वो एक पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी, वहां से दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक फ्लैजिला जो है वो कुछ इस टाइप का है, बड़ा सा, और इसके ऊपर कुछ इस टाइप से रोम समान स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है इस टाइप के, इस साइड में। इस टाइप के फ्लैजिला को हम बोलते हैं स्टाइकोनिमेटिक फ्लैजिला। स्टाइकोनिमेटिक फ्लैजिला, ठीक है। और दूसरा फ्लैजिला जो होगा वो छोटा सा होगा, कुछ इस तरीके से, मानो ये नॉन फंक्शनल है। तो दो टाइप के फ्लैजिला हो गए, कौन कौन से, एक है फंक्शनल और फोन लिखनी क्या है, फंक्शनल फ्लैजिला, जो क्रियात्मक फ्लैजिला है, फंक्शनल फ्लैजिला। और दूसरा जो है वो कैसा है, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल अक्रियात्मक फ्लैजिला, कशागिला। इस टाइप से दो फ्लैजिला होते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो फ्लैजिला अलग अलग टाइप के हो, एक जैसे नहीं हो, अलग अलग टाइप के हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोल देते हैं हम हेटेरोकॉन, विषम तंतु की हेटेरोकॉन कंडीशन। क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट जो है वो आइसोकॉन था कि हेटेरोकॉन? डायनोफ्लैजिलेट आइसोकॉन थे कि हेटेरोकॉन थे, बता सकते हो क्या कोई बच्चे? आइसो। डायनोफ्लैजिलेट, क्या दोनों फ्लैजिला एक जैसे थे क्या उसके? नो सर, हेट्रोकॉन था। हेटेरोकॉन था, अलग अलग टाइप के फ्लैजिला थे क्या? यस सर। एक फ्लैजिला चपटा रिबन के समान था,
और दूसरा फ्लैजिला जो था वो धागे के समान पतला सा था, अलग अलग टाइप के थे कि नहीं? यस सर। तो फिर वो हेटेरोकॉन था। वैसे ही यहाँ पर भी दो फ्लैजिला, एक क्रियात्मक एक अक्रियात्मक, बड़ा सा एक छोटा सा, तो यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो कौन सी होगी? हेटेरोकॉन कंडीशन होगी। और फ्लैजिला जिस पॉइंट पे बाइफरकेट हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पैराफ्लैजिलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी के लेवल पे ही हम देखते हैं कि रिजर्वायर की वॉल पे एक और स्ट्रक्चर होती है रेड कलर की। रेड कलर की एक स्ट्रक्चर जो है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? रिजर्वायर की दीवार पे, बिल्कुल वहां पे जहां पर पैराफ्लैजिलर बॉडी था। इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्टिग्मा या आई स्पॉट। स्टिग्मा या आई स्पॉट। देखो और ये पैराफ्लैजिलर बॉडी और स्टिग्मा दोनों स्ट्रक्चर जो है वो प्रकाश के लिए संवेदी है। आई स्पॉट नाम से पता पड़ रहा है, आंख जैसी संरचना है जिसके थ्रू ये लाइट को का पता लगा सकता है। तो ध्यान रखना, पैराफ्लैजिलर बॉडी और स्टिग्मा ये दो स्ट्रक्चर जो है वो प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का मीनिंग होता है कोशिका मुख, सेल माउथ। सेल माउथ साइटोस्टोम। साइटोस्टोम ओपन हो रहे हैं एक ट्यूब में, इस ट्यूब को बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। और साइटोफेरिंक्स ओपन होता है एक ऐसे संरचना के अंदर जो फूला हुआ सा है, बड़ा सा चैम्बर बना रहा है, इसे बोलते हैं रिजर्वायर। ओपनिंग साइटोस्टोम, ट्यूब साइटोफेरिंक्स, और फिर ये जो बल्ज पार्ट बना वो रिजर्वायर। तो तीन पार्ट यहाँ पर ओपनिंग के साथ में तुमको समझ आ जाओगे। इसके थ्रू अपना भोजन जो है वो भी ग्रहण कर सकता है। और फ्लैजिला जिस संरचना से अंदर जुड़े हुए हैं रिजर्वायर की वॉल पे, वो है बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट। दो बेसल बॉडी। अब अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इनके अंदर क्या होगा? केंद्रक, बड़ा सा केंद्रक जो है वो उपस्थित है। ये बना दिया इसका न्यूक्लियस, केंद्रक उपस्थित, ये इसका न्यूक्लियस। रिजर्वायर के पास में ही ऊपर की तरफ ऐसी संरचना होती है जो परासरण नियमन करती है। उस संरचना को क्या बोलते हो जो परासरण नियमन करती है? बोलो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसधानी जो है वो उपस्थित है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो वो भी उपस्थित होगा। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 3 लेयर्स होती है। यहाँ पर एक अलग सी बात है, हालांकि अपने बुक्स में नहीं लिखा होता है, बट क्लोरोप्लास्ट की डबल की जगह ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। और संचित भोजन जो होगा वो क्या होगा? संचित भोजन होता है पैरामाइलम स्टार्च। पैरामाइलम पदार्थ जो है वो स्टोर होते हैं जिन्हें हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। तेल की बूंदें, लिपिड वगैरह जो है वो भी उपस्थित होगा इन्फ्यूजन बॉडी के रूप में। तो इस प्रकार की संरचना होती है किसकी? यूग्लिनोइड की। क्लियर होगी बातें? वापस एक बार रिपीट करो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यूग्लिनोइड्स का आकार जो है वो तरकु आकार या फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। इसके एक एंड पर ओपनिंग होती है जिसे हम साइटोस्टोम बोलते हैं। साइटोस्टोम नलिका समान संरचना साइटोफेरिंक्स के द्वारा रिजर्वायर में खुलता है। रिजर्वायर के बेस पे आधार पर दो बेसल बॉडी होती है, आधारकाय होती है, जिनसे फ्लैजिला निकलता है। जो फ्लैजिला है वह पैराफ्लैजिलर बॉडी पे दो भागों में बटा हुआ होता है। पैराफ्लैजिलर बॉडी के सामने स्टिग्मा या आई स्पॉट उपस्थित होता है। पैराफ्लैजिलर बॉडी और स्टिग्मा ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है, प्रकाश संवेदी संरचना होती है। ठीक है, कोशिका के अंदर
कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होता है, सेल वॉल अनुपस्थित होता है। सेल वॉल के बदले इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेडिकल प्रेजेंट होता है। पेडिकल जो है वो तिर्यक पट्टी के रूप में उपस्थित होता है, जिसे मायोनीम्स भी बोलते हैं और मायोनीम्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के थ्रू होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ जो है वो क्या होता है, पैरामाइलम होता है, जो ग्लाइकोजन के समान होता है, ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन के समान होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्लियर है ये सारी बातें? यस सर। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हूं मैं कि ऑब्लिक strip of pellicle is known as myonemes. Oblique strip of pellicle is known as myoneme. myoneme में संकुचन की वजह से क्या होगा, देखो कुछ यूग्लिनोइड्स जिनके अंदर फ्लैजिला हो तो फ्लैजिला की सहायता से गति कर सकता है। कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर इस तरीके से तरंग के समान गति होती है, यानी इसकी मेम्ब्रेन जो है वो संकुचन करते हुए इस तरीके से तरंग के समान गति करती है, यानी मायोनीम्स की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं रिगलिंग मूवमेंट। यह इट शोज रिगलिंग मूवमेंट। रिगलिंग मूवमेंट, और इस रिगलिंग मूवमेंट को मेटाबॉली भी बोलते हैं। मेटाबॉली बाय द हेल्प ऑफ पेलिकल। पेलिकल की सहायता से ये क्या करेगा, ये रिगलिंग मूवमेंट जो है वो शो करेगा। इनके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला इज स्टाइकोनिमिक। स्टाइकोनिमिक फ्लैजिला वो होता है जिसमें एक साइड पे छोटे छोटे से रोम के समान संरचना होती है, उसे हम स्टाइकोनिमेटिक फ्लैजिला बोलते हैं या टेंसिल टाइप का फ्लैजिला बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? सबने ये ड्रॉ कर लिया, लिख लिया इतनी बातें? सर हिंदी में बताइए ना। हाँ सर, हिंदी में बताइए। हिंदी में देख लो कि पेलिकल जो है उसकी तिर्यक पट्टियां होती हैं जिन्हें मायोनीम्स कहते हैं। मायोनीम्स की सहायता से यह संकुचन करके गति दर्शाता है, जिसे मेटाबॉली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उसे अंडरलाइन कर देता हूं। मायोनीम्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। मायोनीम्स किसको बोलते हैं, मेटाबॉली क्या होता है वो पता होना चाहिए। मेटाबॉली किससे बोलते हैं। और फ्लैजिला दो होती है, हेटेरोकॉन्स होती है, ये भी ध्यान रखना, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल, ठीक है। इतनी बातें लिखी क्या? मायोनीम्स मतलब क्या बताए सर? मायोनीम्स का मतलब है पेलिकल की तिर्यक पट्टियां। सर इनमें भोजन किस रूप में संचित होता है? क्या फूड इसमें कौन से रूप में संचित होता है सर? पैरामाइलम के रूप में संचित होता है। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, पैरामाइलम के रूप में। कर दूं ये इरेज? डायग्राम तो बना लिया ना सर? डायग्राम इरेज कर दो, उसको लिखना है। अच्छा, डायग्राम इरेज कर दूं। पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर काय भी बोलते हैं, परिका शादी की काय, एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा का एक और भी नाम मैंने बताया अभी, क्या? आई स्पॉट। आई स्पॉट, ठीक है। आर फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर, फोटो सेंसिटिव प्रकाश संवेदी संरचना होती है। कौन? पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड स्टिग्मा।
इस स्टिग्मा के अंदर क्या वर्णक होता है? एस्टेजेंथिन। एस्टेजेंथिन pigment is present in stigma. स्टिग्मा के अंदर जो वर्णक उपस्थित होता है, केवल उसका नाम पूछ लेते हैं, कौन सा वर्णक होगा? एस्टेजेंथिन होगा। प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। डायटम्स में क्या था? डायनोफ्लेजिलेट्स में क्या था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। मैंने तुमको पहले बताया है क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट, सार्वत्रिक वर्णक है। क्या हमने पहले बताया हुआ है ये बात? यस सर। कहां से कहां तक? कहां से लेकर के कहां तक? साइनोबैक्टीरिया से लेकर के जितने भी हायर प्लांट्स तक है वहां तक सब में क्लोरोफिल ए होता है। डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट में क्लोरोफिल सी था, यहाँ पर इनके पास में क्लोरोफिल बी होता है, यानी ये हायर प्लांट्स के ज्यादा करीब लग रहे हैं मुझे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। उसके अलावा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट, बीटा कैरोटीन, Xanthophyll. एंड ज़ैंथोफिल्स। वेरी गुड। ज़ैंथोफिल्स के अंदर भी जो पर्टिकुलर टाइप इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है ज़ियाज़ैंथिन। ज़ियाज़ैंथिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गए। कंपेयर करके पढ़ोगे। मैंने कल बोला था सब बच्चों ने कंपेयर करके पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डायटम्स डायनोफ्लेजिलेट को कंपेयर करके दोनों में कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दोनों के अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर पढ़े हैं ना। तो फिर बस उसी कंपैरिजन में यहाँ पर भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लिया, फिर उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी वर्णक को कंपेयर कर लिया, देन स्टोर फूड को कंपेयर कर लेते हैं। स्टोर फूड इसका अलग है, क्या है? संचित भोज्य पदार्थ जो है इसका वो है पैरामाइलम। पैरामाइलम, पैरामाइलम स्टार्च भी बोल देते हैं कई बार, बट इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। सिमिलर टू ग्लाइकोजन। पैरामाइलम किसके जैसा होता है? ग्लाइकोजन के जैसा होता है। ठीक है। एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, संचित भोज्य पदार्थ जो है वो पैरामाइलम और ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं। ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन किससे हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम से हो रहा है, संकुचनशील रंध्रांगों के द्वारा हो रहा है। सर हाँ मुझे सर थर्ड लाइन समझ नहीं आ रहा है। ये वाला ऊपर सर, ये वाला एस्टेजेंथिन पिगमेंट। स्टिग्मा जो है वो प्रकाश संवेदी संरचना है, लाइट के लिए रिसेप्टर का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वर्णक है। कौन सा वर्णक है? एस्टेजेंथिन। तो स्टिग्मा में एस्टेजेंथिन वर्णक पाया जाता है। ये तुमको ध्यान रखना है नाम कि स्टिग्मा में या आई स्पॉट में कौन सा वर्णक होता है? एस्टेजेंथिन होता है। रेड कलर टाइप का होता है इसका कलर। ओके सर सर, इसका जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और बी होगा। क्या होगा? ये तो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हाँ बी भी होगा। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है। ये तो जस्ट लाइट का पता लगाने के लिए। यस सर। ताकि लाइट इसको पता पड़ जाए लाइट आ रही है, वहां पे चला जाएगा और वहां आराम से प्रकाश संश्लेषण करके जिंदा रह सकते हैं। देन इसके बाद में रिप्रोडक्शन। ओनली asexual reproduction occurs। केवल asexual रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ध्यान रखना, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कब? मेनली किसके थ्रू होता है? मेनली बाय, बताओ कौन सी विधि के द्वारा लैंगिक जन होता है यूग्लिना के अंदर? लॉन्गिट्यूडनल विभाजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी। तो इनके अंदर अनुदैर्घ्य द्विविखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन कॉमनली पाया जाता है। लेकिन यदि प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये भोज्य पदार्थ को संग्रहित करते हैं, गोल हो जाते हैं, उस टाइम तक पड़े रहते हैं। उस विधि को हम बोल देते हैं पाल्मिरा स्टेज। इन अनफेवरेबल
In unfavorable condition, Palmilla stays this way. पाल्मेला अवस्था जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये यूग्लिना जो है अपने फ्लैजिला को शेड ऑफ करता है, भोजन का संग्रह करता है, गोलाकार हो जाता है, अपने चारों तरफ मोटी भित्ति बना लेता है और चुपचाप से पड़ा रहता है, इंतजार करता है अनुकूल परिस्थिति आने का, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी उस टाइम पे डिवाइड करेगा और बहुत सारे नए यूग्लिना रिलीज करेगा। उस स्टेज को बोलते हैं हम पाल्मेला स्टेज। कैसे? ये यूग्लिना है, अब क्या होगा अनफेवरेबल कंडीशन में इसने अपना फ्लैजिला जो है उसे शेड ऑफ कर लिया और धीरे धीरे इस कैसा हो गया गोलाकार, और गोलाकार होने के साथ साथ अपने चारों तरफ मिसलेज वगैरह जो है उनकी और मुकोबल से उनकी भित्ति बना लेता है कुछ इस तरह, और अंदर ही अंदर क्या करेगा, अंदर ही अंदर डिवीजन करेगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इसको ब्रेक करके रिलीज। तो इस अवस्था को ही हम क्या बोल देते हैं, इस अवस्था को बोल देते हैं हम पाल्मेला। ठीक है, तो ये अवस्था जो इसे हम क्या बोल देते हैं पाल्मेला अवस्था। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया यूग्लिना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए सब बच्चे, कैसा होता है, संरचना कहां पर उपस्थित होता है, पोषण किस प्रकार का है, पादप और जंतुओं के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल रहे हैं, और अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। लैंगिक जनन तो अनुपस्थित होता है, इसलिए हम लाइफ साइकिल की बात नहीं करेंगे। जिस भी जीव में लैंगिक जनन नहीं होता है उसका जीवन चक्र को हम अलग से नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कुछ स्पेशल काम रिप्रोडक्शन करेंगे। सर पाल्मेला स्टेज एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो उस टाइम पे क्या करेगा, अपना फ्लैजिला तोड़ लेगा, सेट ऑफ कर देगा, मतलब उसको गिरा देगा और अपने चारों तरफ मोटी भित्ति बना लेगा, भोजन संग्रह कर लेगा और चुपचाप से पड़ा रहेगा। अनुकूल परिस्थिति आने पर विभाजन करके नए यूग्लिना का निर्माण कर देगा। इस प्रकार के जनन को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। ओके सर। इसमें भी देखने को मिलता है, इसमें भी देखने को मिलता है, कुछ एल्गी में भी ये अवस्था होती है। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कौन है सर? स्लाइम मोल्ड। सर ये यूग्निलाइड है तो सिर्फ इसका यूग्लिना एग्जांपल होगा क्या, और कोई एग्जांपल नहीं होगा? यूग्लिना इसका एग्जांपल हो सकता है, नहीं और भी एग्जांपल होते हैं, ऐसा नहीं सारे यूग्लिना वाले जीनस है। जैसे यूग्लिना विरिडिस है, ये तो यूग्लिना वाला जीनस है, बट मान लो इसका एक एग्जांपल है रेप्डोमोनास। सर फैकस होगा क्या इसका एग्जांपल? क्या चीज? फैकस? नहीं, फ्यूकस नहीं है इसका एग्जांपल। फैकस सर बुक में दिया। यूग्लिना नहीं मैंने सुना है कभी, कहाँ पढ़ा तुमने? इसमें जो है वो रेप्डोमोनास वगैरह आ जाते हैं, रेप्डोमोनास और यूग्लिना विरिडिस वगैरह आ जाते हैं। तो कुछ यूग्लिना जीनस भी है, कुछ ऐसे भी जीनस है जो यूग्लिना नहीं है, बट फैकस पर्टिकुलरली मैंने नहीं सुना है कभी यूग्लिना में नाम। तुमने कहाँ पढ़ा फैकस? सर एग्जांपल में यूग्लिना बस लिख दे क्या? हाँ यूग्लिना लिख दो बस, काफी है यूग्लिना। पैरानीमा भी होता है इसमें एक एग्जांपल, पैरानीमा जो है वो भी यूग्लिना का ही एक जीनस है। यूग्लिना में सारे जीनस यूग्लिना वाले नहीं होंगे, अदर भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूग्लिनोइड्स। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब स्लाइम मोल्ड। स्लाइम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्लाइम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अवपंख। अवपंख कवक बोलते हैं। स्लाइम का मीनिंग क्या होता है, समझते क्या, उसका मतलब क्या समझते हो? कुछ होता है तो स्लाइम। सर जेली लाइक। यस वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही, जेली लाइक। तो ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना वो देखने में जेली जैसे ही दिखते हैं, चिपचिपे से जेली समान
जीव होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम रखा गया है, स्लाइम मोल्ड रखा गया है। अब स्लाइम मोल्ड जो है इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट जो है वो इसे क्या करते हैं, इसे एनिमल मानते हैं एंड दे क्लासिफाई इट इन माइसीटोजोआ। जूलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, एनिमल है और इन्हें माइसीटोजोआ में क्लासिफाई करते हैं, जबकि जो दूसरे साइंटिस्ट जो है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ये फंजाई के समान है, तो वो इसे क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर, वो इसे क्लासिफाई करते हैं माइकोलॉजिस्ट जो बच्चों, वो इसे क्लासिफाई करते हैं इन जिम्नोमाइकोटा, और क्लास जो है उसका नाम है मिक्सोमाइसीटीज। जिम्नोमाइकोटा की क्लास मिक्सोमाइसीटीज। तो इस तरीके से स्लाइम मोल्ड जो है उसका पोजीशन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एनिमल, और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये फंजाई। कुछ बोलते हैं कि नहीं इसके अंदर तो प्लांट के भी कैरेक्टर है। ओके, सो ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज considered as connecting link between animals and fungi. Also show character of plant. कमाल ही हो गई कि एक ऐसा जीव जिसके अंदर एनिमल का भी कैरेक्टर है, फंजाई का भी कैरेक्टर है और प्लांट का भी कैरेक्टर, तीनों के कैरेक्टर जो है वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। क्या क्या कैरेक्टर, एनिमल का कैरेक्टर क्या है, इसके अंदर एनिमल का कैरेक्टर क्या है बताओ, किसी को पता है? स्लाइम मोल्ड कैसा दिखता है? स्लाइम मोल्ड अमीबा के जैसा दिखता है, जैसे बहुत सारे अमीबा चिपके हुए पास में, तो इसका मतलब क्या, सेल वॉल एब्सेंट, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल का कैरेक्टर है इनके अंदर कि इनके अंदर कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है और अमीबा के समान दिखाई देते हैं। कॉर्कोन जैसा कैरेक्टर क्या है, लाइक कैरेक्टर क्या है बताओ, फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर। ये फ्रूटिंग बॉडी फलन का है, फ्रूटिंग बॉडी का हिंदी में बोलते हैं फलन का है, तो ये फलन काय बनाते हैं या स्पोर का निर्माण करते हैं। ये किसका कैरेक्टर होगा, ये कवक का लक्षण हो जाएगा। इसके अंदर एनिमल का लक्षण क्या है कि अमीबा जैसा दिख रहा है, इसके अंदर फंजाई का लक्षण क्या है कि इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी या स्पोर का निर्माण हो रहा है, इसके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर होता है। हेलो सर, को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको फलन काय, फ्रूटिंग बॉडी, किसको पूछ रहे हो? वही पूछ रहा था सर, फ्रूटिंग बॉडी को। हाँ, फलन काय बोल देते हैं, स्पोरेंजिया का ही टाइप है एक तरीके से, यहाँ पर स्पोरेंजिया की जगह फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है वो है इसके अंदर सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट इन स्पोर। देखो नॉर्मल अवस्था में ये नग्न प्रकार का है, इसके पास कोशिका वृद्धि नहीं है। एडल्ट जो है वो किस प्रकार का है, नग्न प्रकार का है, कोशिका वृद्धि नहीं है, लेकिन स्पोर जो है उसके अंदर कोशिका वृद्धि होती है। ट्रू सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट इन स्पोर। तो इसके पास तीनों के लक्षण होते हैं, एनिमल, फंजाई और प्लांट, तीनों के लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? सर फंजाई कैरेक्टर एक बार और बताइए ना। फंजाई का कैरेक्टर है फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजिया का बनना। जो कवक होते हैं उनके अंदर क्या स्पोरेंजिया बनता है, जिसके अंदर स्पोर होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स वगैरह। तो स्पोरेंजिया का निर्माण होना कवकों का लक्षण है, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। साथ में यदि हम पोषण की बात करें तो ये डिकम्पोजर कैटेगरी के होते हैं, उसके अंदर फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है।
ये तीनों कैरेक्टर जो है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कैरेक्टर प्लांट के हैं, कौन कौन से एनिमल के हैं। सर स्पोर का मतलब? स्पोर का मतलब बीजाणु बच्चे, बीजाणु। अब स्लाइम मोल्ड जो है वो कैसी जगहों पर होते हैं बताओ? Mostly found in moist and warm habitat। यहाँ पर नमी हो, तापमान जो है वो फेवरेबल हो, इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो, उस टाइप के एनवायरनमेंट में ये काफी तेजी से ग्रो करते हैं। It forms slimy mass over dead and decaying substance like wooden logs, dead leaves, etc. Aggregates in favorable condition and can grow up to several feet. क्या होता है कि ये जो लाइन मैंने लिखी है बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें ये लाइन लिखी हुई मिलेगी एज इट इज कि जब अनुकूल परिस्थिति होती है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं, चिपक जाते हैं और एग्रीगेट बना लेते हैं। कहां पर प्रेजेंट है? लकड़ी के लट्ठों वगैरह के ऊपर भी उपस्थित होते हैं, या कुछ मृत पदार्थ होंगे उनके ऊपर भी उग सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ऐसे, तो हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर स्लाइम मोल्ड एक नहीं 2 3 4 ऐसे गुच्छों में आके चिपक गए और चिपक करके क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, और इस तरीके से क्या होता जा रहा है, इसके ऊपर ये एक इस तरीके से चिपचिपा सा एक परत जो है वो बना दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक स्लाइमी मास की फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? लकड़ी का टुकड़ा था, उसके ऊपर स्लाइम मोल्ड जो है वो ऐसे उगने लगा, कैसा एक चिपचिपी सी परत जैसे बन गई है, और ये ग्रो करते करते, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया, यदि ये ऊपर की तरफ खड़ा होता मींस ऐसे वर्टिकल होता, तो उस कंडीशन में क्या देखते कि कुछ फीट की हाइट तक ऐसे ही स्लाइम मोल्ड जो है इनके ऊपर चिपक करके स्लाइमी मास के रूप में ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से स्लाइम मोल्ड जो है वो देखने में कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा कि कुछ चिपचिपा सा पदार्थ जो है वो इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लगा हुआ है या उग रहा है। तो इस तरीके से ग्रो करता है। ये जो स्लाइमी मास है यही है क्या, यही है स्लाइम। ऐसा दिखता है। कहां पर उगेगा? मेनली जहां पर वातावरण में नमी रहती होगी, ऐसे स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, और अनुकूल परिस्थिति में बहुत सारे जो स्लाइम मोल्ड है वो इकट्ठे होते जाते हैं और गुच्छा बना देते हैं, इस तरीके से एग्रीगेट बना देते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उस टाइम पे ये जनन वगैरह भी करेंगे, स्पोर्स वगैरह भी बना सकते हैं। जब इनके अंदर स्पोर का निर्माण होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए वो स्पोर अपने ऊपर मोटी भित्ति, किसकी मोटी भित्ति, सेलुलोज की मोटी भित्ति बना लेता है और काफी लंबे समय तक अपने को बचा सकता है। और स्पोर का जो डिस्पर्सल होता है, स्पोर डिस्पर्सल occurs by air current। जो बीजाणु होते हैं इनके अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा, स्पोर होंगे, और स्पोर का डिस्पर्सल जो है वो किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, एयर करंट के द्वारा स्पोर का डिस्पर्सल होता है। क्लियर है इतनी बात?
कि सर मोल्ड इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं क्या? क्या हुआ? प्लाज्मोडियम बोलते हैं क्या सर? हाँ, प्लाज्मोडियम बोलते हैं इसको। अभी देखते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, क्यों बोलते हैं। कितनी बार समझ में आ गई? अब स्लाइम मोल्ड सर वो स्लाइड में क्या दो लिखा टाइप है? के होते हैं। स्लाइम मोल्ड कितने टाइप के होंगे? स्लाइम मोल्ड 2 टाइप के होते हैं। हेलो सर, हाँ, इट के बाद क्या है सर? इट के बाद इट एग्रीगेट इन फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों में यह एकत्रित हो जाते हैं। एंड कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, और कुछ फीट की हाइट तक ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं। यस, थैंक यू सर। ठीक है ना, अनुकूल परिस्थितियों में यह एकत्रित हो जाते हैं और कुछ फीट की ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट को समझाइए ना सर ये सेकंड पॉइंट समझाइए तो एट फॉर्म। सेकंड पॉइंट ये है जो यहाँ पर लिखा हो, दिख रहा है तुमको डायग्राम में। डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको? डायग्राम में दिख रहा है ना कि लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ये चिपचिपा सा मास जो है वो उग रहा है। तो सेकंड लाइन ये लिखा है कि इट फॉर्म्स स्लाइमी मास, यह एक चिपचिपा सा मास बनाता है किसके ऊपर? जो मृत पदार्थ होते हैं, जैसे मृत लकड़ी का टुकड़ा, पत्तियां वगैरह जो हुए, और इस टाइप के और भी जो कोई डेड डिकेइंग मटेरियल होंगे उनके ऊपर ये ग्रो कर जाए। ठीक है, ये सर डिकेइंग मतलब क्या होता है? डेड का मतलब मृत, और डिकेइंग का मतलब जो खराब हो रहा है। डिके मतलब, डिके का मतलब होता है खराब होना, गलना, सड़ना गलना। डिके का मतलब होता है सड़ना गलना। सर प्लाज्मोडियम किसको बोलते हैं? ये इकट्ठा हो जाता है उसको? हाँ, अभी देखते हैं प्लाज्मोडियम किसको बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर। हमने पहले पढ़ा था ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। 2 टाइप के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अब क्या होता है? ए सेलुलर का नाम का मतलब पता पड़ रहा है, एक कोशिका मान लो कुछ इस तरह की है, अमीबा के समान एक कोशिका, कोशिका वृत्ति नहीं है इसके पास, तो इसे बोलेंगे ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। लेकिन ये कोशिका के अंदर, ये जो जायगोट है, इसके अंदर मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, और मुक्त केंद्र की विभाजन की वजह से क्या हो जाता है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। सेल बड़ा होता जाएगा, केंद्र की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप का जो स्लाइम मोल्ड होता है, उससे हम क्या बोल देते हैं? इससे हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, बहुकेंद्र की, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है, इसकी संरचना देख पा रहे हो, अमीबा के समान है, लेकिन एक केंद्र की कि बहुकेंद्र की? बोलो, बहुकेंद्र की। बहुकेंद्र की कैसे बना? मुक्त केंद्र के विभाजन से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। तो यदि कोई प्लाज्मोडियम, कोई सेल इस तरीके से मुक्त केंद्र की विभाजन करती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। आई पास वन में ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड को प्लाज्मोडियम बोलने का मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि ये बहुकेंद्र की है और मुक्त केंद्र के विभाजन से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। जबकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बात करें तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होता है वो यूनी न्यूक्लिएटेड ही होता है, अमीबा लाइक है और यूनी न्यूक्लिएटेड। ये कैसा है? ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है कैसा है? वो यूनिसेलुलर है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जबकि हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड को देख रहे हैं तो कैसा है? ये है यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो क्या इसको भी प्लाज्मोडियम बोल दूं क्या? क्या इसको भी प्लाज्मोडियम बोल दूं क्या? इसको प्लाज्मोडियम नहीं बोल सकते हैं। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया कि प्लाज्मोडियम क्या होता है? देख रहे हो, इसको हम प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम प्लाज्मोडियम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एक ही केंद्रक वाली एक कोशिका है। लेकिन सेलुलर स्लाइम मोल्ड प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ करते हैं। क्या करते हैं? इन
unfavorable condition. In unfavorable condition, secretes cyclic AMP and accretion. जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो ये क्या स्रावित करेंगे, साइक्लिक एएमपी और एक्रेशन स्रावित करेंगे। और ये साइक्लिक एएमपी और एक्रेशन क्या करते हैं, ये कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, रसायन आकर्षक का काम करते हैं। क्या है ये, कीमो अट्रैक्टेंट है, रसायन आकर्षक, कीमो अट्रैक्टेंट है, रसायन आकर्षक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको पास में लाएंगे और वो पास में आकर के क्या होने लग जाएंगे, ऐसे इकट्ठे होने लग जाएंगे, एक मास बनने लग जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है ये साइक्लिक एएमपी और एक्रेशन की वजह से हो रहा है, कुछ इस तरीके से। यानी दोनों में केंद्रक तो बहुत सारे हैं, दोनों ही कंडीशन में कैसे हो गई, बहुत सारे केंद्र पाए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में बहुत सारे केंद्र नहीं, बहुत सारे सेल्स हैं। यहाँ तो बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या हुए, जो पास में आए और पास में आकर के चिपक गए एक दूसरे से और एक क्या बना दिया उन्होंने, एक गुच्छा बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे हम बोल देते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। स्यूडोप्लाज्मोडियम, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम, समझ गए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लाज्मोडियम। जबकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर जो संरचना होती है वो क्या होती है, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में आकर के चिपक गए और क्या बोलते हैं हम उसको, स्यूडोप्लाज्मोडियम। अब देखो यहाँ पर सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अमीबा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही कोशिका होती है बस। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, स्पॉन्ज वगैरह के अंदर, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसका नाम सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्यों रखा है, क्योंकि इस अवस्था में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हर एक कोशिका जो है वो अलग अलग जीव होती है, इसीलिए इसे बहुकोशिकीय नहीं बोलोगे, एक कोशिकीय ही बोलोगे। लेकिन क्या बोलोगे, स्यूडोप्लाज्मोडियम, ये बहुत सारी कोशिकाओं के चिपकने से बना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी है, जब ये कोशिकाएं आपस में चिपकी और इनमें से क्या करे, बाहर वाली कोशिकाएं बोलेगी हम पोषण का काम करेंगे, बाहर वाली कोशिकाओं ने बोला हम पोषण ग्रहण करने का काम करेंगे, और सेंटर वाली कोशिकाओं को बोल दिया तुम जनन का काम करो। वो कि ये अलग अलग जीव मिलकर के कुछ ऐसे काम करने लगे जैसे कि एक जीव के अंदर अलग अलग कोशिकाएं काम करती थी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स हैं, उनके काम बटे हुए हैं कि कुछ कोशिका जो है वो पोषण ग्रहण करेगी, कुछ जो है वो जनन का काम करेगी, कुछ अदर फंक्शंस करेगी। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड ने क्या किया, प्रकृति में सबसे पहले वो काम करना स्टार्ट किया। हालांकि ऊतक नहीं है ये, हालांकि ये टिश्यू नहीं है, लेकिन कोशिकाओं का ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में से अलग अलग कोशिकाओं ने अपने काम बांट लिए। बाहर वाला कोशिका जो है वो पोषण का काम करने लगा और अंदर वाला कोशिका जो है वो किसका काम करने लगा, जनन का काम करने लगा। सर तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। यस, तो क्या बोल सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हो जो इस बच्ची ने बोला कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ division of labor is present in cellular slime। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है उसके अंदर प्रकृति में सबसे पुराने टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलता है। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हिंदी में श्रम विभाजन, सबसे पुराने टाइप का श्रम विभाजन जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर, सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर। क्या बात क्लियर हो गई सबको? एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड की पिक्चर सबको क्लियर हो गई? सर एक बार बताइए क्या एक बार बच्चे अनफेवरेबल कंडीशन एक बार और रिपीट कर। देखो श्रम विभाजन में क्या होता है, बहुत सारे सेलुलर स्लाइम मोल्ड
आपस में मिलकर के क्या करते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जहां पर बाहर वाली कोशिकाएं पोषण का काम और बीच वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो जनन का कार्य करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति में सबसे प्राचीनतम श्रम विभाजन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, सेकेंड लाइन और बता दीजिए ना। क्या बच्चे, क्या बता दूं? ये लास्ट वाला लाइन तो बच्चे 3-4 बार बताया कि सबसे प्राचीनतम प्रकार का श्रम विभाजन सेलुलर स्लाइम मोल्ड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिधि वाली कोशिकाएं जो होती है वो पोषण का काम करती हैं और केंद्र वाली कोशिकाएं जनन का काम करती हैं। सर ये CAMP क्या है? ये साइक्लिक एएमपी, सीएमपी जो है वो साइक्लिक एएमपी है, मैसेंजर का काम करते हैं और ये रसायन आकर्षक का काम करते हैं। इसके स्राव की वजह से ही सबको पता पड़ता है कि अच्छा कहां से साइक्लिक एएमपी आ रहा है वहां पे चलो, ठीक है, और वो आसपास में आके इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा देखो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर जब ये जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है एक सेल, ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से प्रवर्त बनाता है और इन प्रवर्त के ऊपर बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अभी मैंने फलन की बात की थी, फ्रूटिंग बॉडी की बात की थी, तो फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, इनके ऊपर कुछ इस प्रकार से संरचना जो है उसका निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर बन रहा है स्पोर, मियोसिस के द्वारा स्पोर का निर्माण होता है। ये क्या है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन रहा है, स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का नेटवर्क होता है, इसे हम कैपिलिशियम भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है सिर्फ उतनी ही बात करूंगा यहाँ पर। तो इतनी बातें समझ में आ गई सबको? एक्सक्यूज मी सर, सर CAMP और एक्रेसिन का फंक्शन लिखना जरूरी है? फंक्शन इसका, ये मैसेंजर है, मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर जो है ना वो है। ये बस क्या कर रहे हैं, ये इनको एग्रीगेट होने में हेल्प कर रहे हैं, एक एक सेल को पास लाने में हेल्प कर रहे हैं। बस यदि याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं बहुत डिटेल में कि कौन क्या सीक्रेट कर रहा है, क्या काम कर रहा है। CAMP के साइड में क्या लिखा है? क्या बच्चे, CAMP के पीछे क्या लिखा है? सीक्रेट्स क्या? सीक्रेट्स, CAMP एंड एक्रेसिन, ये दोनों क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट है, रसायन आकर्षक, रसायन आकर्षक। छोटी बॉडी हिंदी में क्या कहेंगे सर? क्या हुआ? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या? फ्रूटिंग बॉडी फल का है, उसके अंदर है स्पोर। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी का फलन का है, फलन का है। ओके सर। ये जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है वो डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, लाइफ साइकिल भी मोस्टली डिप्लॉयडिक होता है, और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है किसके द्वारा, आइसोगैमी के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमी। ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमी के द्वारा होता है, जबकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय एनाइसोगैमी। ये अलग से ध्यान रखना बस कि एक के अंदर आइसोगैमी है और एक के अंदर एनाइसोगैमी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। देन कुछ एग्जांपल की बात कर ले। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल यूलेगो, फाइजेरम, फाइजेरेला, ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल में तुम याद रख लेना डिप्टियो स्टीलिया,
प्रोटियो। तो ऐसे कुछ जीव जो है वो एग्जांपल है इनके ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के। तो वैसे तो बहुत सारा है, मतलब यदि इनके बारे में हम और भी पढ़ें तो बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। इवन लोग जो है वो कई बार लाइफ साइकिल भी डिटेल में पढ़ते हैं, बट नीट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे वो एनसीईआरटी की लाइंस थी। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट डिस्कस किया था स्लाइम मोल्ड में जो भी लाइंस बताई थी वो एनसीईआरटी की लाइन थी। और फिर ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड अलग अलग करके जो मैंने उनकी संरचना बताई और फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोर क्या है और ये चीजें, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें, इतना तक तुमको ध्यान रखना होगा। तो इसका एग्जांपल मशरूम नहीं होगा क्या? मशरूम नहीं होगा बच्चे, मशरूम तो फंजाई है ना। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर नीट में तो एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछेगा ना, उससे बाहर से नहीं पूछेगा? बाहर से पूछने के चांस नहीं के बराबर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यदि दिया हुआ होता है तो हम जरूर से एक बार क्लास में पढ़ लेते हैं, ताकि बाय चांस तुम्हारे सामने आ जाए तो तुमको पता रहे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अभी तुम सारा पढ़ो, बट लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे से ये रटा हुआ नहीं जा रहा है, दिक्कत है, तो वहां पे अपने आप को एनसीईआरटी पे रेस्ट्रिक्ट कर दो। ओके सर। ठीक है, इतनी बातें। देन इसके बाद में नेक्स्ट है फंजाइमेट पढ़ लिया हमने। अच्छा, इसके अंदर पोषण का प्रकार क्या है? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन helps in decomposition। डेड मटेरियल है उनको डिकम्पोज करने में भी हेल्प कर रहे हैं। न्यूट्रिशन जो है वो फेगोट्रॉफिक टाइप का है, नॉट एग्जैक्टली सेप्रोफाइटिक। बुक्स के अंदर लिखा होता है सेप्रोफाइटिक के ऊपर, बट इट इज नॉट सेप्रोफाइटिक, इट इज फेगोट्रॉफिक। अमीबा की तरह खाना खा रहा है। कर दो रेस, लिख लिया ये सबने? यस सर। सर न्यूट्रिशन दोनों में सेम रहता है? हाँ, न्यूट्रिशन दोनों में सेम रहता है। अब नेक्स्ट प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के मेन टाइप जो हमने पढ़े थे, याद करो क्या क्या थे? एक पढ़ा था हमने राइजोपोडा, राइजोपोडा को और क्या बोला था? सार्कोडीना, सार्कोडीना, सार्कोडीना। सार्कोडीना इज अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबा के समान प्रोटोजोन। देन सीरिएटा, देन ज़ूफ्लैगेलेटा स्पोरोजोआ एंड स्पोरोजोआ। सबसे पहले बात करते हैं कि हैबिटेट कहां पर मिलेंगे। राइजोपोडा अमीबा कहां पर मिलता है? बोलो। मोस्टली एक्वेटिक। क्या कोई ऐसा भी अमीबा की प्रजाति जानते हो जो रोग करता है, इंसान में रोग करता है? ऐसा भी कोई अमीबा जानते हो क्या? एंटमीबा सोलाइटिका, एंटमीबा सोलाइटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस। हाँ सर, रिंगवर्म होता है, रिंगवर्म कॉज करता है ना? नहीं नहीं, रिंगवर्म ये कॉज नहीं करता है। एंटमीबा स्टोलाइटिका जो है उससे डिसेंट्री होती है, अमीबिक डिसेंट्री। सर स्लीपिंग सिकनिंग। हां बच्चे, ट्रिपेनोसोमा देन सीलिएटा जो है वो भी मोस्टली कहां पर मिलेगा? मोस्टली एक्वेटिक। तो जो वो पैरासाइट जो होते हैं ज़ूफ्लैगेलेट मोस्टली
aquatic और parasitic also और स्पोरोजोआ जो होता है वो तो क्या होता है एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। तो हैबिटेट कहाँ पर होता है वो ध्यान रखना है। दूसरा तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना है, इनके अंदर लोकोमोशन किससे होता है, गमन किसके द्वारा होता है। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है बताओ। कूटपाद, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, Pseudopodia. कूटपाद के द्वारा। सिलिका में किसके द्वारा गमन होगा, Cilia. सिलिया के द्वारा। सिलिया को हिंदी में क्या बोलते हो, सिलिया ही बोलते हैं। चाबिका। पक्षमाभिका। Pachmabika, sir. ज़ूफ्लैजिलेटा किसके द्वारा गमन, फ्लैजिला। Flagella. फ्लैजिला को बोलते हैं कशाभिका। स्पोरोजोआ में किसके द्वारा गमन, क्या पेट के अंदर इधर-उधर घूमने माध्यम से होता है। एब्सेंट होता है क्योंकि ये तो एंडोपैरासाइट है, कहाँ घूमने जाएंगे बेचारे, एब्सेंट। देन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर। राइजोपोडा के जो मेंबर है, कुछ मेंबर ऐसे भी है जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल प्रेजेंट हो सकती है, या सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट शेल कवच रोडोल एरिया का नाम सुना है क्या, रोडोल एरिया। रोडोल एरिया जो है वो प्रोटोजोन प्रोटिस्टी है और उनके अंदर सिलिका का कवच पाया जाता है। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है, मान लो मैं क्वेश्चन होगा कि किस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में सिलिका कवच पाया जाता है, तो बच्चे जो है वो लगाते हैं डाइटम के अंदर सिलिका का कवच होता है। ध्यान रखना, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बोला है तो रोडोल एरिया या राइजोपोडा जो है उसके मेंबर में ऐसा होता है। यदि जनरल प्रोटिस्टा और सेल वॉल के लिए बोलता तो सेल वॉल वाला आंसर जाता डाइटम। किसके सेल वॉल में सिलिका होता है, डाइटम। लेकिन किसके पास सिलिका का कवच होता है, शेल होता है, तो क्या आंसर जाएगा, राइजोपोडा या सार्कोडिना या अमीबॉइड प्रोटिस्ट। सिलिका जो है इनके अंदर पैरामीशियम आते हैं, पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होता है क्या, यस सर। मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट। इनके अंदर मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस दो केंद्रक होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिलिका के अंदर भोजन को ग्रहण करने के लिए साइटोस्टोम और बाहर निकालने के लिए साइटोपाइज नाम की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। साइटोस्टोम एंड साइटोपाइज प्रेजेंट। फ्लैजिलेटा जो होते हैं नॉर्मली इनके अंदर हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। और स्पोरोजोआ जो है उसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज जो है वो बनती है, इन्फेक्टिव spores like structure formed by multiple fission। हमने मल्टीपल फिशन का एग्जांपल भी पढ़ा हुआ है, मल्टीपल फिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके, क्या कि राइजोपोडा के कुछ मेंबर में सिलिका का शेल होगा, सिलिएटा के मेंबर में पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले को मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, छोटे वाले को माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा इनमें साइटोस्टोम और साइटोपाइज जो है वो स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। ज़ूफ्लैजिलेटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और स्पोरोजोआ के अंदर इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज बनती है मल्टीपल फिशन के थ्रू। इनका एग्जांपल कैसा है, इनका एग्जांपल कौन कौन सा है, अभी मैंने बताया अमीबा, एंट अमीबा,
क्या है ये? राइजोपोडा का मेंबर। सीलेटा का मेंबर में एग्जांपल ध्यान रखना, पैरामीशियम, ज़ूफैजिलेटा में ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से कौन सा डिजीज होता है? स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रालु व्याधि। हाँ, ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई जो है उससे होता है ये। और कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर मोस्टली देखा जाता है ये ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई की स्लीपिंग सिकनेस। मैं जब कॉलेज में था, जैसे जब तुम लोगों के लेवल पे था, तब तो हम लोग इसके बारे में बस ऐसे इतना ही पढ़ते थे जितना तुम लोग अभी पढ़ रहे हो। जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक सीरीज देखता था, एक जो मीन्स बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, जैसे ओटीजी प्लेटफॉर्म पे सीरीज चलती है, तो वैसे एक नेक्स्ट वेब सीरीज था, वो देखता था हाउस एमडी करके। हाउस एमडी, कल को जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हाउस एमडी नाम से एक सीरियल आता है, वो देखना। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक केस आया ट्रिपैनोसोमा वाला, ये स्लीपिंग सिकनेस वाला होता है। अफ्रीका में होता है, और किसी अदर कंट्री में जब ऐसा केस सडनली आया तो पता ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है उसका ब्रेन कम काम कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको स्लीपीनेस फील हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसा सब हो रहा है, उसका सीटी एमआरआई ये सब करवा रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो पता नहीं पड़ रहा था कि क्या रीजन है। बाद में हिस्ट्री से पता पड़ा कि वो अफ्रीका गया हुआ था घूमने के लिए, तो वहां से वो लेकर के आ गया था ये ट्रिपैनोसोमा। जो ट्रिपैनोसोमा जो है ये एक प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्रेन के अंदर जाकर के न्यूरॉन्स वगैरह जो है उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे सैंड फ्लाई या सीसी फ्लाई जो होती है, सैंड फ्लाई जो होती है, उनके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। सर ट्रिपैनोसोमा की स्पेलिंग सही नहीं है। ट्रिपैनोसोमा की स्पेलिंग सही से लिख दो, ट्रिपैनोसोमा। मैं जानबूझ के गलत लिख रहा था, मैं चेक कर रहा था कि मैं सही से लिख रहा थी। चेक करने के लिए करता हूँ मैं ऐसा कि मुझे पता पड़ जाए कि कौन बच्चा जो है उसको वो सो रहा है, कौन जाग रहा है, और किसको सच में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो भी चेक कर लिया मैंने। हम जाग रहे हैं। सर ये क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ का हैबिटेट में क्या लिखे समझ नहीं आ रहा। एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी है, जीवों के बॉडी के अंदर रहता है, अंतः परजीवी। और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मोस्ट नोटोरियस पैरासाइट है, मोस्ट नोटोरियस, बहुत ही नटखट प्रकार का पैरासाइट है, बदमाश है बहुत। होता है ऐसा क्योंकि क्या होता है, ट्रीटमेंट यदि सही से नहीं लिया तो जाकर के लिवर में छुप जाएगा, बाद में वापस से एक्टिव हो जाएगा, परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इज मोस्ट नोटोरियस टाइप ऑफ पैरासाइट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम फंजाई जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, यस सर। ओके, चलो इतना तुम लोग ढंग से रिवीजन कर लेना अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। फटाफट से बाकी लोग बाय टीलू। बाय। Thank you.